क्लास कैसे हैं बेटा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मजे मजे की वीडियो मिलती रहे। आज का बेटा हमारा कंसर्न टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। एक स्टेज है ये बेटा, हम देखें तो यहाँ से बेटा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा हम डिस्कस करेंगे, ये हीटिंग कर्व है। और जब हम नीचे वाला हिस्सा कर्व करेंगे तो वो बेटा हमारे पास कूलिंग कर्व है। ये है एक दूसरे के रिवर्स है। जाते हुए हम एक चीज का लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का फिर बेटा वेपर में जाना। दूसरे स्टेज में बेटा हम क्या करते हैं कि वेपर का दोबारा से बेटा हमारे पास किसमें, लिक्विड में आना, और लिक्विड से फिर किसमें आना, सॉलिड में आना। तो लिक्विड सॉलिड का वेपर में जाना ये हम डिस्कस करते हैं हीटिंग कर्व के अंदर, और वेपर का सॉलिड में आना वो बेटा हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, कूलिंग कर्व के अंदर। ये बेटा डिफरेंट किस्म के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको डिफरेंट किस्म से ड्रा भी किया जा सकता है। इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट को और हम इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के लिहाज से, जैसे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आती हैं, इंटरनल एनर्जीज में चेंजेस आती है तो उसकी फिजिकल स्टेट भी बेटा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व क्या होती हैं? राइट ए डिटेल नोट ऑन हीटिंग कर्व बाय एक्सप्लेनिंग इट्स वेरियस सेगमेंट। या ये भी पूछा जा सकता है राइट ए डिटेल नोट ऑन कूलिंग कर्व, यानी वो अलग अलग करके भी आपसे पूछ सकता है। अब बेटा इसमें हीटिंग और कूलिंग कर्व को हम कलेक्टिवली हीटिंग कर्व भी कह देते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व कलेक्टिवली बेटा इसको हीटिंग कर्व भी कहा जाता है। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व होती क्या है बेटा? हीटिंग एंड कूलिंग कर्व क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का इंटर कन्वर्ट होना, चेंज होना। कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन इंटरनल एनर्जी and the temperature of the system. Such graph is called as heating and cooling curve. ये बेटा आप देखें तो ये हीटिंग एंड कूलिंग कर्व का है। एक तरफ बेटा हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, दूसरी तरफ बेटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट किस्म के बने हुए वो भी बेटा हमारे पास चेंज होते हुए दिखाई देंगे। उसी बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, हीटिंग कर्व को, यानी हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, उसका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाना है। तो बेटा कहता है हीटिंग कर्व इज ए ग्राफ दैट shows how the temperature of substance change over time as heat is added। जब हीट ऐड करते हैं तो फिर बेटा उसका टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है। The graph is plotted between temperature and internal energy। इस तरफ बेटा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इस तरफ को बेटा उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। इधर को इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है, इधर को बेटा उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ग्राफ को देखें, यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं। पहला ए पॉइंट है, ए से बी, फिर बी से सी लाइन है, सी से बेटा डी है, डी से ई है और ई से एफ है। आप देखिए बी और सी पैरेलल चल रही हैं, किसके, एक्स एक्सिस के, यानी इंटरनल एनर्जी के पैरेलल चल रही हैं। डी और ई भी पैरेलल चल रही हैं। डिक्रीज या इंक्रीज कहाँ पे शो हो रहा है, ए से बी, सी से डी और ई से एफ के दरमियान बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा इन्हीं सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेटा ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कोई चीज है, वो क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड का बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, ए से बेटा हम बी तक जाते गए, उसका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कोहेसिव फोर्स, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उनकी कोहेसिव फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं और वो बेटा हमारे पास एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पे जाके वो मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। तो बी वो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो कहता है हमारे पास क्या है, व्हेन ए सॉलिड substance at a point A is heated, its temperature increases। जब उसको हीट करना शुरू करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना है। On attaining a specific temperature, it melt as shown as point B। यहाँ पे जाके वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। This point represent the melting point of the given solid, और उस solid का ये melting point। अब B से C तक जाते हुए उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप जितनी मर्जी उसको हीट प्रोवाइड करते चले जाएं,
वजह क्या है कि यहाँ पे आप देखें वहां लिखा हुआ है सॉलिड और लिक्विड, यानी इस स्टेज पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। वजह क्या है कि सॉलिड जो है वो किस में जा रहा है, मेल्ट होके लिक्विड में जा रहा है, और जब तक तमाम सॉलिड लिक्विड में नहीं चला जाएगा उसे प्रोवाइड की गई तमाम हीट जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होती चले जाएगी। और B से C तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब तक जब तक उसका सारे का सारा जो टेम्परेचर है वो उसको किसको, सॉलिड को किस में नहीं कन्वर्ट कर देता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर देता। तो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास क्या है, सेगमेंट B से C, फर्दर हीटिंग does not increase the temperature because the heat provided here is being utilized, वो इस्तेमाल होगी किस लिए, to melt all the solid substance as represented by line B से C, यानी यहां से लेकर यहां तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि जितनी हीट हम उसको देंगे वो सारी की सारी बेटा किस में इस्तेमाल हो जाएगी, वो सारी की सारी उसको मेल्ट करने में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। जब वो पॉइंट C पर पहुंच जाएगा तो सारे का सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, लिक्विड में। अब बेटा जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बेटा उसके टेम्परेचर को राइज करना शुरू कर देगी। तो वो बेटा हमारे पास सेगमेंट कौन सा है, C से D, सेगमेंट C से D। तो when all the solid converted into liquid the temperature start rising again, अब सारे का सारा लिक्विड हो गया, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, rise again as shown in the graph from the point C to D, ये C से D तक वो बेटा हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। At the temperature corresponding to point D, जब वो बेटा हमारे पास किस पे चला जाएगा, D पॉइंट पे, वो पॉइंट जहां पे उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो पॉइंट क्या करना शुरू कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, और इस पॉइंट पे जाके वो लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। At the temperature corresponding to point D, the liquid start boiling, liquid क्या करना शुरू कर देगा, boil, this represent the boiling point of liquid, यहां से boil करना शुरू। अब सेम है जैसे B से C था वैसे ही बेटा D से E है, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक सारी की सारी उसका जो लिक्विड है वो बेटा क्या नहीं हो जाता, बॉयल नहीं हो जाता, यानी वेपर में नहीं चला जाता, और उसकी हीट प्रोवाइड की गई वो लिक्विड को किस में लेके जाना शुरू कर देगी, वेपर में लेके जाना शुरू कर देगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए D से E ग्राफ बिल्कुल पैरेलल ही चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। कहते हैं सेगमेंट D to E अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा टिल द होल लिक्विड, सारे का सारा लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये लाइन, ये जो लाइन है कहां से, D to E इन द फिगर, ये D to E जो लाइन है वो फिगर में शो कर रही है, वो बेटा हमारे पास क्या है, शो नो फर्दर राइज इन टेम्परेचर, इसमें कोई टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब जब पॉइंट E आ जाएगा तो ये वो पॉइंट है जहां से बेटा हमारे पास क्या होगा कि फिर टेम्परेचर राइज अप होना शुरू हो जाएगा। सेगमेंट E to F, ये बेटा ऊपर देखें, ये अब E to F है, अब टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू कर देगा। अब बेटा हमारे पास क्या है, the temperature again start rising after the point E, this curve represented by the step from A to F is called as heating curve। अब ये A से लेकर बेटा F तक ये सारी की सारी जो ऊपर वाला हिस्सा अभी हमने डिस्कस किया है, ये हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ये बेटा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को लेके ये बेटा सारे का सारा हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास हीटिंग कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा इसी का दूसरा हिस्सा है, कहता है इंटरप्रेट ए कूलिंग कर्व, आइडेंटिफाई इट्स वेरियस पार्ट। इसको कूलिंग कर्व के लिहाज से अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या बेटा उसी के साथ ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बेटा कूलिंग कर्व ये नीचे से है, F to E ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन या पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन है, यहां से लेकर यहां तक इसका भी टेम्परेचर सेम रहेगा E to D तक, जब तक सारे के सारे वेपर बेटा किसमें नहीं चले जाते, लिक्विड में नहीं चले जाते। अब लिक्विड का फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा D से E तक, और ये वो पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट,
और यहां से लेकर सी से बी तक उसका टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहेगा जब तक सारे का सारा बेटा हमारे पास लिक्विड किस में नहीं चला जाता है, सॉलिड में, और बी से ए तक फिर नीचे तक आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, कूलिंग कर्व कहलाती है। अब बेटा जो कूलिंग कर्व है, कूलिंग कर्व इज द ग्राफ दैट शोज हाउ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज ओवर टाइम एज हीट इज रिमूव्ड। अब हम उसमें से हीट रिमूव करेंगे, यानी पहले तो उसको हीट देते गए वो ऊपर की तरफ चला गया। अब F से E, E से D, D से C, C से B और B से A, तो ये रिवर्स बेटा हमें देखने में मिलेगा। अब ये जो रिवर्स है उसको बेटा हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ कूलिंग। अब ये देखें, कहता है कूलिंग कर्व इज द ग्राफ दैट शोज हाउ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज ओवर टाइम एज हीट इज रिमूव्ड। The graph is plotted between temperature and internal energy, वो सेम ग्राफ है। The same heating curve can be studied in reverse direction from F to A is called as cooling curve। अब बेटा उसी के सेगमेंट को हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेगमेंट F2E, पहले हम सेगमेंट देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास सेगमेंट F2E है। ये F से क्या है, वेपर्स हैं, वेपर E पॉइंट पे आके लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब बेटा हम नीचे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। कहता है when the gas present at the point F is cooled, its temperature start decreasing। अब उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखें, ये बेटा उसका टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम। यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अब नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। The graph is plotted between temperature and internal energy। अब वो ग्राफ उन्हीं के दरमियान बना। कहता है कि at the point E it start converted into liquid, this is called condensation point, liquefaction point, and it represent the same temperature as the boiling temperature। यानी वो टेम्परेचर उसका सेम रहेगा जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आके ये कंडेंस होना शुरू हो गया होगा। आपने देखा होगा कि जब किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा होता है उसी वक्त उस केतली के ऊपर जो पड़ा हुआ ढकना है, उसका लिड है, उसके ऊपर उसके वेपर कंडेंस भी हो रहे होते हैं। तो ये बेटा अपोजिट चल रहा होता है, तो ये सेम टेम्परेचर पे ये फिनोमेना आपको देखने में मिलता है। अब सेगमेंट E to D है। अब बेटा E to D तक क्या रहेगा कि उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। The temperature will however remain constant during this process of condensation or liquefaction। दोबारा से देख लें, ये बेटा हमारे पास E से D तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके पैरेलल बेटा उसका टेम्परेचर चल रहा है। क्यों कि बेटा ये पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें बेटा कोई चेंजेस नहीं आती जब तक वो सारे के सारे वेपर्स लिक्विफाई नहीं हो जाते। जब वो लिक्विफाई होगा तो फिर सेगमेंट स्टार्ट होगा D से C। यानी पहले हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब ये समझ लें कि पहले हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, अब डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब D से C तक आते हुए उसका टेम्परेचर क्या करना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो सेगमेंट D to C फर्दर कूलिंग विल कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड at the point C, which is called as freezing point, and it represents same as the melting point। आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्यों और किस तरह आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। अब ये देखो कि ये C जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे जो लिक्विड था वो इसका टेम्परेचर कम होते होते C पॉइंट पे ये फ्रीज होना शुरू हो गया, यानी सॉलिड और लिक्विड। जब C से B तक इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, जब तक ये मेल्टिंग पॉइंट तक या फ्रीजिंग पॉइंट तक ये सेम है, तो इस पॉइंट तक जब तक सारे का सारा लिक्विड किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कहता है सेगमेंट C से बेटा हमारे पास B, the line C to B shows that the process of cooling is converting all the liquid into solid state at constant temperature। और लास्ट सेगमेंट आ जाता है बेटा हमारे पास B to A, and below the temperature of solid decrease, the temperature of solid decrease as it continue to lose heat,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस काजिंग देम टू वाइब्रेट लेस। अब बेटा यहाँ पे फिर क्या होगा कि जब बी पॉइंट पे वो सोल्डिफाइड हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होते होते ए पे चला जाएगा, वो कंपैक्ट सॉलिड हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम टू मिनिमम हो जाएगी, और वो बेटा मिनिमम से मिनिमम होते होते एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएगा जहाँ पे बेटा उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी वो भी बहुत कम हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आपकी बुक वाले ने लिखी है, कहता है फेज चेंज मटेरियल आर यूज इन विच फील्ड। किस फील्ड में हम फेज चेंज मटेरियल को यूज करते हैं? तो ये बेटा हम थर्मल रेगुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, हम क्लॉथिंग में इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग इंसुलेशन में, टू स्टोर एंड रिलीज थर्मल एनर्जी, वहाँ पे बेटा इसको यूटिलाइज करते हैं। एक सवाल है, इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि इंटरप्रेट करें हीटिंग एंड कूलिंग कर्व ऑफ वाटर, तो वो भी बेटा मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ताकि आपको उसका भी कॉन्सेप्ट आ जाए, क्योंकि पेपर में आपसे कहीं भी किसी भी जगह पे उसने हीटिंग एंड कूलिंग कर्व डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो कहेगा इंटरप्रेट द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व ऑफ वाटर, तो बच्चे वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो हम उसको पूरा प्रॉपर एक ग्राफ बना के, क्वेश्चन बना के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।